हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। चलिए, तो आज एक बार फिर से हम आपके बीच आए हैं केमिकल काइनेटिक्स का लेक्चर नंबर 2 लेकर के। जो बच्चे अभी तक हमारा लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं तो आप पहले लेक्चर नंबर 1 देख लीजिए, ताकि आपको लेक्चर नंबर 2 जो है समझ में आ जाएगा। तो चलिए, देर ना करते हुए हम अपने लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। लेकिन आज जो बच्चे नए जुड़े हैं, यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप हमारे इस YouTube चैनल सत्या केमिस्ट्री बिहार शरीफ को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। आज के हम इस लेक्चर में हम पढ़ने जाएंगे कि रिएक्शन का जो रेट होगा वो किन किन फैक्टर पर निर्भर करेगा। इसके पहले हम लेक्चर नंबर 1 में रिएक्शन के रेट के बारे में बात किए थे कि रिएक्शन का रेट क्या होता है, कौन कौन सा कैसे हम रिएक्शन के रेट को निकालते हैं, इसके बारे में बात किए थे लेक्चर नंबर 1। आज के हम इस लेक्चर में हम जानेंगे कि आखिर वो कौन कौन सा फैक्टर है जो रिएक्शन का होने वाला जो स्पीड होता है उसको प्रभाव करता है, उसको प्रभाव डालता है। तो चलिए इसी चीज से हम लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो हेडिंग है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, मतलब हिंदी में बोलते हैं अभिक्रिया के दर को प्रभावित करने वाला कारक। तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले कॉलिजन के थ्योरी से। सबसे पहले किस थ्योरी से बात करेंगे? कॉलिजन के थ्योरी से हम समझेंगे कि आखिर वो कौन सा फैक्टर है जो रिएक्शन के होने वाले स्पीड को इफेक्ट करता है। इस चीज को हम समझेंगे कॉलिजन के कंसेप्ट से, मतलब टक्कर के सिद्धांत से। हर थ्योरी का अपना स्टेटमेंट है, कॉलिजन थ्योरी का भी अपना स्टेटमेंट है। क्या है स्टेटमेंट? देखिए, अकॉर्डिंग टू कॉलिजन थ्योरी any reaction occurs when it follow the following 3 condition। मतलब टक्कर के सिद्धांत के अनुसार रिएक्शन तभी होता है जब वे निम्नलिखित 3 शर्तों को पालन करता है। तो 3 शर्त में चलिए बारी बारी से तीनों शर्त को डील करेंगे। क्या क्या कंडीशन होता है किसी भी रिएक्शन को होने में? पहला कंडीशन है कॉलिजन। कॉलिजन क्या कहता है? कॉलिजन कहता है कि केमिकल रिएक्शन अकर्स व्हेन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड विथ ईच अदर, यानी रासायनिक अभिक्रिया तभी होती है जब अभिकारक का अणु एक दूसरे के साथ टकराते हैं, यानी टक्कर करते हैं। जब तक मॉलिक्यूल का टक्कर नहीं होगा आपस में, प्रोडक्ट कभी भी नहीं बनता है। प्रोडक्ट यदि नहीं बन पा रहा है, नहीं बनेगा, तो समझिए रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन होने के लिए कॉलिजन का होना एकदम जरूरी है। कॉलिजन यदि नहीं हो रहा है मॉलिक्यूल के बीच में तो समझिए वहां कभी भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि मॉलिक्यूल का जो कॉलिजन होता है वो 2 ही अवस्था में होता है। या तो गैसीय अवस्था में, गैसियस स्टेट में कॉलिजन होता है, या फिर लिक्विड स्टेट में कॉलिजन होता है, द्रव अवस्था में। ठोस अवस्था में कभी भी मॉलिक्यूल का कॉलिजन नहीं होता। क्यों? क्योंकि यदि पदार्थ ठोस अवस्था में रहेगा तो वहां मॉलिक्यूल के बीच में काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है। इसके कारण मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ नहीं टकरा पाता है। इसी वजह से रिएक्शन जो होता है ठोस अवस्था में कभी भी नहीं होता है। रिएक्शन या तो द्रव अवस्था में होती है या तो गैसीय अवस्था में होती है। क्योंकि रिएक्शन होने के लिए कॉलिजन चाहिए। यही चीज यहां लिखी कि कॉलिजन जनरली अकर्स इन
gaseous state and liquid state. So reaction occurs in gaseous state या liquid state, यानी टक्कर मुख्यतः द्रव अवस्था या गैसीय अवस्था में ही होती है, इसलिए रासायनिक अभिक्रिया द्रव अवस्था या गैसीय अवस्था में होती है। अब देखिए, केवल कॉलिजन से ही प्रोडक्ट नहीं बनता है, इससे तो फिर हम जहां तहां जाएंगे, किसी से टकरा जाएंगे तो प्रोडक्ट थोड़ी बन जाएगा। हाँ, ये भी तो है कि प्रोडक्ट बनने के लिए कॉलिजन का होना जरूरी है। जब तक हम किसी से टक्कर नहीं करेंगे, जब तक मॉलिक्यूल टक्कर नहीं करेगा, यानी मॉलिक्यूल की बात करें, जब तक मॉलिक्यूल आपस में टकराएगा नहीं तो प्रोडक्ट नहीं बनता। लेकिन केवल टक्कर होने से ही प्रोडक्ट नहीं बनता है। मान लीजिए कि हमने यहाँ कॉलिजन किया, प्रोडक्ट नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि हमने केवल एक ही कंडीशन अभी दिखा रहे हैं कॉलिजन का, उसके साथ साथ अभी दो और कंडीशन है रिएक्शन के लिए। तो केवल कॉलिजन ही रिएक्शन के लिए जरूरी नहीं है। यही चीज बोले हैं कि कॉलिजन इज नेसेसरी फॉर केमिकल रिएक्शन बट नॉट सफिशिएंट। मतलब टक्कर रासायनिक अभिक्रिया के लिए जरूरी है लेकिन पर्याप्त नहीं है। जरूरी है ये चीज, लेकिन यही चीज केवल पर्याप्त नहीं है रिएक्शन होने के लिए। दूसरा कंडीशन कहता है प्रॉपर ओरिएंटेशन। मतलब एक प्रॉपर मतलब होता है सुटेबल, ओरिएंटेशन का मतलब होती है डायरेक्शन। मतलब एक सही डायरेक्शन होना चाहिए कॉलिजन के बीच में। रिएक्शन तब होगा जब मॉलिक्यूल टकरावे, लेकिन एक डायरेक्शन में टक्कर, एक सुटेबल डायरेक्शन के साथ जब टक्कर होती है तब जाकर के वहां प्रोडक्ट बनता है। यही चीज हम यहां लिखे हैं, यही चीज जो अभी बोले क्या, केमिकल रिएक्शन अकर्स व्हेन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड इन सुटेबल डायरेक्शन। मतलब रासायनिक अभिक्रिया तभी होती है जब अभिकारक का अणु सही दिशा में टक्कर करते हैं। फिर यही बात आ गई कि प्रॉपर ओरिएंटेशन इज नेसेसरी फॉर केमिकल रिएक्शन बट नॉट सफिशिएंट। मतलब सही दिशा रासायनिक अभिक्रिया के लिए जरूरी है लेकिन पर्याप्त नहीं है। केवल डायरेक्शन सही होने से ही प्रोडक्ट नहीं बनता है। और उस डायरेक्शन तो होना ही होना है, लेकिन डायरेक्शन के साथ साथ एक और चीज की वहां जरूरत होता है। उस चीज का नाम है एनर्जी। उस चीज का नाम क्या है? एनर्जी। चलिए आप पहले यहां तक उतारिए, थोड़ा सा हम अपने इंक को पानी पिलाते हैं। चलिए, हाँ, तो हम कहां थे? हाँ, एनर्जी की बात कर रहे थे। देखिए, कॉलिजन होना चाहिए, डायरेक्शन में होनी चाहिए, साथ साथ वहां एनर्जी भी होना चाहिए। अब एनर्जी नहीं रहेगा, केवल डायरेक्शन में टकराने से ही प्रोडक्ट नहीं बनेगा। हमको पता है कि हम इस डायरेक्शन में यदि हम टक्कर करें तो प्रोडक्ट बनेगा। अब हम टकरा रहे हैं लेकिन एनर्जी देंगे तब नहीं बनेगा। यानी कि टक्कर होना चाहिए, डायरेक्शन में होना चाहिए, और जितना एनर्जी चाहिए वो एनर्जी भी हमें पर्याप्त होना चाहिए, सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए। देखिए एनर्जी क्या कहता है? कहता है केमिकल रिएक्शन अकर्स व्हेन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड्स विथ सफिशिएंट एनर्जी। मतलब रासायनिक अभिक्रिया तभी होती है जब अभिकारक का अणु आवश्यक ऊर्जा के साथ टकराते हैं। आवश्यक ऊर्जा मतलब समझ, जितना एनर्जी चाहिए किसी भी रिएक्शन को करवाने के लिए उतना एनर्जी वहां मिलेगा मॉलिक्यूल को, तभी मॉलिक्यूल से कॉलिजन जो होगा वो कॉलिजन प्रोडक्ट का निर्माण करेगा। तीसरा पॉइंट, तीसरा काफी इंपॉर्टेंट, ये जो जितने भी अभी तक पढ़े वो समझा देगा। जो हम लोग पढ़े कॉलिजन, दूसरा क्या पढ़े? प्रॉपर ओरिएंटेशन, तीसरा होता है एनर्जी। तीसरा कहता है कि रिएक्शन तभी होगा जब, देखो अंडरलाइन करते जा रहे हैं, बोलिएगा,
कॉलिजन, प्रॉपर ओरिएंटेशन और बताओ एनर्जी। मतलब ये तीनों कंडीशन जो होगा सहयोग करेगा, फेवर करेगा, वो भी एक साथ, एट ए टाइम, एक साथ। यानी रिएक्शन तभी होता है जब टक्कर होता है, सही दिशा में होता है और ऊर्जा, ये तीनों एक साथ सहयोग होता है, तब जाकर के प्रोडक्ट बनता है, अदरवाइज प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ये समझने के ये सब चीज समझने का चीज है कि रिएक्शन तभी होगा जब तीनों कंडीशन एक साथ सपोर्ट करना चाहिए। तीन में से एक भी गायब है तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। मान लिया जाए कि मॉलिक्यूल कॉलिजन किया, यानी टक्कर होता है, एनर्जी के साथ कॉलिजन हुआ, यदि वहां डायरेक्शन नहीं है टकराने का, डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा, तो वहां प्रोडक्ट नहीं बनेगा। डायरेक्शन भी होना जरूरी है। जैसे आप कभी देखे होंगे गांव पड़ोस में या कहीं भी, कभी ऐसा घटना देखने को मिलता है कि बच्चा छत पर से गिरता है, तो कभी ऐसा होता है कि उस बच्चे को कुछ भी नहीं होता, तो हम लोग जो वहाँ पे आसपास के जो लोग हैं ऊपर, पता क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि आज लगता है ऊपर वाला इसको साक्षात बचा लिए, नहीं तो ये एकदम ऊपरे चला जाता है, ऐसा बोलते हैं ना। हाँ, लेकिन अब तुम दिमाग लगाओ केमिस्ट्री वाला, कॉलिजन वाला दिमाग लगाइए, कॉलिजन का थ्योरी वाला, कि प्रोडक्ट बनने के लिए तो तीन शर्त चाहिए। आखिर प्रोडक्ट नहीं बना तो कोई ना कोई शर्त वहां जरूर एब्सेंट हो गया होगा, नहीं मिल पाया होगा। क्या बच्चा छत से गिरा तो जमीन से टक्कर तो हुआ ही होगा? हाँ, पहला कंडीशन तो पास है, कॉलिजन हुआ। यदि हाइट से गिर रहा है तो काफी मोमेंटम के साथ नीचे गिरता होगा, एनर्जी मिल ही गया होगा, दूसरा कंडीशन वहां आ गया। आखिर ऐसा क्या बात वहां मिला जो प्रोडक्ट नहीं बन पाया? हाँ, ये मिला, डायरेक्शन नहीं मिल पाया। जो टकराने का जो डायरेक्शन होना, जिस एंगल से उसको टकराना चाहिए था, वो डायरेक्शन नहीं मिल पाया। यही वजह है डायरेक्शन ही उसको बचा लिया। यदि डायरेक्शन मिल जाता तो उसको ना ऊपर वाला कोई बचाने वाला, ना नीचे वाला बचाने वाला, मतलब समझ रहे हैं, 110% उसका प्रोडक्ट बनता, वो भी प्रोडक्ट बनता, अच्छा खासा प्रोडक्ट बनता। समझ रहे हैं? तीन कंडीशन चाहिए, एक साथ मिलना चाहिए, तब जाकर के प्रोडक्ट तैयार होता है, मतलब वहां रिएक्शन होती है। तो हम कह सकते हैं कि जब कॉलिजन होता है मॉलिक्यूल के बीच में, तो कुछ कॉलिजन जो होता है अनइफेक्टिव होता है और कुछ इफेक्टिव होता है। इफेक्टिव कौन होता है? जो आवश्यक ऊर्जा, मतलब सफिशिएंट एनर्जी के साथ टकराता है, डायरेक्शन के साथ टकराता है, वो कॉलिजन क्या बनता है? इफेक्टिव बनता है। और जो टकराने में एनर्जी नहीं लगाया, डायरेक्शन नहीं लगाया, सही डायरेक्शन नहीं मिल पाया टक्कर में, तो वह कॉलिजन इफेक्टिव नहीं होता है। कॉलिजन भी दो तरह का होता है, एक इफेक्टिव होता है, दूसरा अनइफेक्टिव होता है। तो हम बात करने जा रहे हैं इफेक्टिव कॉलिजन की। इफेक्टिव कॉलिजन कौन होगा? ये आपको बोर्ड एग्जाम में इस तरह का सवाल आपको 1 नंबर में आता है, व्हाट इज इफेक्टिव कॉलिजन, प्रभावशाली टक्कर किसे कहा जाता है। तो हम एक लाइन के 1 नंबर के सवाल को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि कॉलिजन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इस सवाल आपको आएगा बोर्ड एग्जाम में, 1 नंबर का सवाल पूछता है, व्हाट इज इफेक्टिव कॉलिजन। इफेक्टिव कॉलिजन किसे कहते हैं? तो बोल सकते हैं कि कॉलिजन विच अकर्स विथ सफिशिएंट एनर्जी एंड प्रॉपर ओरिएंटेशन इज कॉल्ड इफेक्टिव कॉलिजन। निम्न लिखेंगे, वैसा टक्कर जो आवश्यक ऊर्जा तथा सही दिशा के साथ होता है, तो उसे ही प्रभावशाली टक्कर कहा जाता है। और रिएक्शन का रेट जो होता है प्रभावशाली टक्कर के संख्या के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्यों? बताइए, यदि कॉलिजन होगा, जितना ज्यादा इफेक्टिव कॉलिजन की संख्या मिलेगा उतना जल्दी प्रोडक्ट बनेगा। अब मान ले मॉलिक्यूल टकराया, 2 ही मॉलिक्यूल उसमें इफेक्टिव कॉलिजन किया, तो 2 ही मॉलिक्यूल से प्रोडक्ट तैयार हुआ।
ने टकराया, उसमें ढेर सारे मॉलिक्यूल 10 मॉलिक्यूल का कॉलिजन इफेक्टिव बना, तो 10 मॉलिक्यूल का कॉलिजन से प्रोडक्ट बना। और ज्यादा मॉलिक्यूल के कॉलिजन से इफेक्टिव होता तो और ज्यादा प्रोडक्ट बनता। इसका मतलब कि जितना इफेक्टिव कॉलिजन की संख्या वहां देखने को मिलेगा, वहां वो रिएक्शन उतना ही जल्दी होगा, उतना ही फास्ट होगा। यानी हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन। किसके? यानी अभिक्रिया का दर प्रभावशाली टक्कर की संख्या के सीधा समानुपाती होता है। तो एक बार फिर से हम रिकॉल कर देते हैं कि हम कॉलिजन के थ्योरी से बात करेंगे। तो कॉलिजन का थ्योरी कहता है कि रिएक्शन तभी होता है जब वो निम्नलिखित 3 कंडीशन को फॉलो करता है। पहला कंडीशन होता है कॉलिजन, यानी कि रिएक्शन होने के लिए मॉलिक्यूल का कॉलिजन होना जरूरी होता है। दूसरा कंडीशन है प्रॉपर ओरिएंटेशन, मतलब कि कॉलिजन हो लेकिन उसमें डायरेक्शन भी होना जरूरी है। और तीसरा कंडीशन कहता है एनर्जी, यानी कॉलिजन भी हो, डायरेक्शन भी हो, साथ साथ वहां एनर्जी भी होना चाहिए, तभी प्रोडक्ट बनते हैं। तो कहता है कि प्रोडक्ट यानी कि 3 कंडीशन एक साथ मिलना चाहिए प्रोडक्ट बनने के लिए। तो हम यहाँ बोल सकते हैं कि वहां जब कॉलिजन होता है तो कुछ इफेक्टिव कुछ अनइफेक्टिव, इफेक्टिव कॉलिजन से ही प्रोडक्ट बनता है। और इफेक्टिव कॉलिजन उस कॉलिजन को कहा जाता है जो सही दिशा और आवश्यक ऊर्जा के साथ टकराता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? इफेक्टिव कॉलिजन कहा जाता है। और बताइए, हम कॉलिजन के थ्योरी से हम रिएक्शन के रेट के बारे में क्या जाने? रिएक्शन के रेट के बारे में जाने, ये नंबर ऑफ इफेक्टिव कॉलिजन के संख्या पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा इफेक्टिव कॉलिजन की संख्या होगा वो रिएक्शन उतना फास्ट होगा। यदि इफेक्टिव कॉलिजन की संख्या कम होगा तो वो रिएक्शन स्लो होगा। चलिए फटाफट इसको उतारिए। तो चलिए दूसरा फैक्टर हम समझते हैं। दूसरा फैक्टर होता है, दूसरा फैक्टर देखेंगे इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मतलब अभिकारक के सांद्रता का प्रभाव। आप कंसंट्रेशन समझते हैं क्या होता है? हम पिछले लेक्चर में बात किए थे, कंसंट्रेशन जो होता है वो क्या होता है? मोल बाय वॉल्यूम होता है। 1 लीटर में जितना मोल होता है उसी को हम क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन। यानी कंसंट्रेशन जो होता है वो मोल को हम स्मॉल एन से दिखाएंगे और वॉल्यूम भी N/V। बताइए, कंसंट्रेशन यदि हम बढ़ाएंगे, इसका मतलब हो गया कंसंट्रेशन तभी बढ़ेगा जब 1 लीटर में मोल की संख्या बढ़ेगी। 1 लीटर की वॉल्यूम में क्या होगा? मोल की संख्या बढ़ेगा तभी न कंसंट्रेशन बढ़ेगा। यानी कंसंट्रेशन बढ़ने का मतलब हम क्या समझेंगे? मोल बढ़ना। क्या बढ़ना? मोल की संख्या बढ़ेगा। यदि मोल बढ़ेगा तो समझिए कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यानी रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की संख्या क्या होगा? बढ़ेगा। ऊपर एरो का मतलब बढ़ना, ज्यादा होगा। मोल कब बढ़ेगा? जब मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ेगा तो मोल बढ़ेगा। ज्यादा मॉलिक्यूल की संख्या रहेगा तो समझिए कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। ज्यादा मॉलिक्यूल की संख्या रहने पर यदि कॉलिजन होता है तो उसमें इफेक्टिव कॉलिजन की संख्या भी ज्यादा होगी। ज्यादा मॉलिक्यूल में टक्कर होगा, ज्यादा प्रोडक्ट बनता है। नहीं कभी देखे हैं भगदड़ मचते हुए देखे हैं कभी भीड़ भाड़ में? मान लिया जाए कि लाखों की संख्या में भीड़ कहीं इकट्ठा है, अचानक किसी को पता चल जाए कि इस जगह बम सेट कर दिया गया है, तो बताइए क्या वहां पे भीड़ रहेगा? अब मान लिया जाए कि चारों तरफ पूरा बाउंड्री है, एक ही गेट है, तो सबको न जान का प्यारा रहता है, यानी सब खचाखच एकदम आगे बढ़ना शुरू करेगा, जान बचाने के लिए बाहर निकलना शुरू करेगा। सब एक दूसरे से टकरा रहा है, संख्या ज्यादा है, तो वहां पे देखिएगा कि प्रोडक्ट भी ज्यादा बनेगा। काफी संख्या में वहां मर जाएगा, किसी का हाथ टूटेगा, किसी का पैर टूटेगा, सब एक दूसरे को कुचल उछल करके जा रहा है, प्रोडक्ट ज्यादा दिखाई पड़ेगा। फिर 10-20 मिनट के बाद देखेंगे अच्छा खासा वहां कॉलिजन के दौरान प्रोडक्ट बना। वही चीज बोल रहे,
मॉलिक्यूल की संख्या ज्यादा होगा तब यदि कॉलिजन होगा तो वहां इफेक्टिव भी ज्यादा बनेगा। इफेक्ट अब इस अभी जस्ट पर है कि यदि इफेक्टिव कॉलिजन की संख्या बढ़ती है तो रिएक्शन का रेट बढ़ेगा, इफेक्टिव कॉलिजन की संख्या घटेगा तो रिएक्शन का रेट घटेगा। यानी कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाता है तो समझिए कि ROR मतलब रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। ये ऑलवेज नहीं, जनरली 99% केसेज में आपको ऐसा ही मिलेगा। कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जहां कंसंट्रेशन बढ़ाने पर रेट वहां घटता है, बाद में बात करेंगे जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तब। ऐसे समझिए कि 99% केसेज में कि कंसंट्रेशन को जब बढ़ाते हैं तो इफेक्टिव कॉलिजन की संख्या बढ़ जाती है। क्यों? कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ेगा और मॉलिक्यूल की संख्या बढ़ेगा तो इफेक्टिव कॉलिजन ज्यादा मिलेगा, इसलिए रिएक्शन का रेट क्या होगा? बढ़ जाता है। तो चलिए उसको लिखेंगे, इफ इंक्रीज, इसी चीज को लिखते हैं, इफ इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ, दिखाई पड़ रहा, if increase the concentration of reactant then increase the number of effective collision due to increase the number of effective collision, rate of reaction increases, लिखेंगे यदि अभिकारक के सांद्रता को बढ़ाया जाता है तो प्रभावशाली टक्कर की संख्या बढ़ जाती है। प्रभावशाली टक्कर की संख्या बढ़ जाने के कारण अभिक्रिया का दर भी बढ़ जाता है। तो हम ये जाने कि कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाता है तो रिएक्शन का जो रेट होगा वो क्या होगा? इंक्रीज कर जाता है। यानी कि अब ध्यान दीजिएगा, इसी कंसंट्रेशन के प्रभाव को बतलाने के लिए यहां एक नियम भी है। मतलब कि आखिर अभिकारक के सांद्रता का क्या प्रभाव पड़ेगा रिएक्शन के रेट के ऊपर, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का क्या प्रभाव पड़ेगा रिएक्शन के रेट के ऊपर। इसी चीज को बतलाने के लिए हम यहाँ एक नियम भी पढ़ने जाएंगे, जिस नियम को कहा जाता है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन का नियम उसको हम कहेंगे। तो चलिए बात करते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन का नियम समझते हैं। क्योंकि ये नियम भी हमें यही बताएगा कि सांद्रता का क्या प्रभाव, रिएक्टेंट के सांद्रता का किस तरह से प्रभाव रिएक्शन के रेट के ऊपर पड़ता है। उसी चीज को बतलाने के लिए हम यहाँ पे एक नियम की बात करेंगे जिसका नाम होता है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन यानी द्रव्यमान अनुपाती क्रिया का नियम। ये काफी इंपॉर्टेंट नियम है। जो विद्यार्थी जी बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये सब आपको क्वेश्चन आता है। दो बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछ चुका है। 2 नंबर का सवाल, स्टेट लॉ ऑफ मास एक्शन, मतलब द्रव्यमान अनुपाती क्रिया के नियम को लिखे। मतलब इसका जो नियम का स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट को लिखना है। चलिए तो क्वेश्चन आंसर हम अलग से करेंगे तो बात कर लेंगे। फिलहाल इस नियम को भी समझते हैं। क्या है नियम लॉ ऑफ मास एक्शन का? तो हर नियम का अपना स्टेटमेंट होता है, उसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम आगे काम करते हैं तो उससे कंसेप्ट बनता है। आइए इसका स्टेटमेंट देखते हैं। अकॉर्डिंग लिखते चलिएगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ
mass action, according to law of mass action, rate of reaction is directly proportional to concentration of reactant and rise to the power of their corresponding, स्पेलिंग वगैरह देख लेंगे, of their corresponding coefficient in balance chemical reaction। चलिए इसका स्टेटमेंट का हिंदी कर लेते हैं। द्रव्यमान अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया का दर अभिकारक के सांद्रता एवं उस सांद्रता के ऊपर लाए गए संगत गुणांक के घात के सीधा समानुपाती होता है। तो चलिए इस नियम को अब समझते हैं, इस स्टेटमेंट को अब समझते हैं एक रिएक्शन के थ्रू। मान लीजिए हमें ये एक रिएक्शन लेते हैं और इस रिएक्शन के दौरान बना प्रोडक्ट, मान लिया जाए कि हम बोल देते हैं कि ये जो हमारा रिएक्शन है वो बैलेंस रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है? बैलेंस रिएक्शन। तो अब यहां पे अप्लाई करेंगे एसी। एसी मतलब समझता है ठंडा वाला एसी, गर्मी सीजन आ गया ना। एसी का मतलब हो गया वो एसी ने, एसी का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू, ये पूरा लिखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। अब इस नियम के अकॉर्डिंग चलेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन आर बता चुके पिछले क्लास में, रिएक्शन के रेट को आर से सूचित करेंगे। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है क्या होता है? रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट ये भी है, रिएक्टेंट ये भी है, तो इसके भी और इसके दोनों के, यानी कि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, जैसे इस रिएक्टेंट की बात करेंगे तो इसका कंसंट्रेशन कैसे यूज करेंगे? इस बॉक्स कंसंट्रेशन बॉक्स में दिखाते हैं। रिएक्टेंट ए के कंसंट्रेशन एवं उस सांद्रता के ऊपर इसी का कोरस्पोंडिंग कोएफिशिएंट को जब हम पावर के रूप में लाते हैं तो उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही चीज तो स्टेटमेंट में बोला गया कि अभिक्रिया का जो दर होता है वो अभिकारक के सांद्रता के ऊपर लाए गए संगत गुणांक के घात के सीधा समानुपाती होता है। यदि हम इसको, तो बताओ रेट यदि इस रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो इसके भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो इसके भी तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। आर डायरेक्टली उसी तरह से प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर स्मॉल बी। जिस तरह से हम इसको भी समझे हैं उसी तरीका से इस रिएक्टेंट से भी हम रेट ऑफ रिएक्शन का रिलेशन बना सकते हैं। अब इसको बोलेंगे सेकेंड, इसको बोलेंगे ये रिलेशन फर्स्ट, और ये जो रिलेशन यहाँ तैयार हुआ है इस रिलेशन को बोलेंगे सेकेंड। अब बताओ कि यहाँ पे हम फर्स्ट एंड सेकेंड से बात करेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड रिलेशन से, तो क्या बोल सकते? रेट इस फर्स्ट रिलेशन में इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सेकेंड में इसके, यानी ये भी वही है, ये भी किसके? रेट ऑफ रिएक्शन के। इसका मतलब हो गया कि ये दोनों रेट ऑफ रिएक्शन इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ रिएक्शन इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम बोल सकते हैं आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर स्मॉल ए इनटू कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर स्मॉल।
जैसा कि आप जानते हैं कि डायरेक्टली का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ भी हम एक कांस्टेंट लाएंगे, R बराबर K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर स्मॉल ए इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर स्मॉल बी। यहाँ पे वेयर, जहाँ पे के के बारे में बात करेंगे, के को क्या कहते हैं, जहाँ पे के को बोला जाता है रेट कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको, रेट कांस्टेंट बोलिए, या इसी को बोला जाता है वेलोसिटी कांस्टेंट भी कर सकते हैं, वेलोसिटी कांस्टेंट, या आप इसी को एक और नाम से जान सकते हैं, इसी को बोला जाता है स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। ये तीनों एक ही नाम है, एक व्यक्ति का तीन नाम, रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट या स्पेसिफिक वेलोसिटी कांस्टेंट। अब देखिए, इसी को हम इस हिंदी में दर स्थिरांक बोलेंगे। दर स्थिरांक मान लिया जाए इफ, यानी दिख रहा है ना, ये रेट निकालने का जो रिएक्शन था उस रिएक्शन के रेट निकालने का ये एक समीकरण बन गया। हम इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, रेट लॉ इक्वेशन, वेग नियम का एक समीकरण है, रेट लॉ इक्वेशन, रेट लॉ इक्वेशन। इफ, यदि कंसंट्रेशन ऑफ ए बराबर कंसंट्रेशन ऑफ बी, मान लिया जाए कि दोनों का सांद्रता क्या बराबर, और उसका वैल्यू को हमने 1 ले लिया, उसकी वैल्यू को क्या ले लिया 1। कंसंट्रेशन कैपिटल एम दिखाते हैं, क्योंकि कैपिटल एम होता है मोल पर लीटर को रिप्रेजेंट करता है। कैपिटल एम क्या रिप्रेजेंट करता है, मोल पर लीटर, यानी ये जो वैल्यू है किसमें है, मोल पर लीटर में। तो बताओ, जब हम सांद्रता 1 लेते हैं तो उस सांद्रता पर रिएक्शन का रेट क्या होगा। तो जहां जहां समीकरण में ये दोनों का कंसंट्रेशन दिखाई पड़ रहा है वहां वहां वैल्यू क्या रखेंगे 1, तो निकालो, यानी कि जब हम सांद्रता 1 लेंगे तो वहां पे रिएक्शन का रेट क्या होगा, R बराबर के इंटू 1 के पावर A इंटू 1 के पावर B। आप जानते हैं कि 1 का पावर कुछ भी रहता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, इसका मतलब R बराबर के बोल सकते हैं। अब सुनो सर, इससे क्या फायदा, एक सवाल आएगा, व्हाट इज रेट कांस्टेंट, ये बोर्ड एग्जाम में 2-3 बार सवाल आ चुका है, 1 नंबर का सवाल मिलेगा, व्हाट इज रेट कांस्टेंट, दर स्थिरांक किसे कहा जाता है। तो क्या बोलिए, R बराबर के, यानी रेट को ही रेट कांस्टेंट कहेंगे, दिख रहा है, R बराबर के, रेट ऑफ रिएक्शन को ही क्या बोलेंगे, रेट कांस्टेंट। कब, जब अभिकारक का सांद्रता कितना लिया जाए, 1 लिया जाए, इकाई यूनिट लेंगे। एक सांद्रता पर जब हम रेट निकालते हैं तो वही रेट को क्या बोला जाता है, रेट कांस्टेंट, यानी रेट कांस्टेंट को हम ऐसे बोल सकते हैं कि एट यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन is called रेट कांस्टेंट। यानी अभिकारक के इकाई सांद्रता पर अभिक्रिया के दर को दर स्थिरांक कहा जाता है। चलिए इसको बताइए, चलिए उतर गया तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग, यानी इसके अगला लेक्चर जब हम देंगे तो तीसरा फैक्टर आएगा, वो फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट है, एक्टिवेशन एनर्जी और टेम्परेचर, जहां से काफी न्यूमेरिकल उस पर मिलेगा। तो तीसरा लेक्चर इस चैप्टर के लिए काफी महत्वपूर्ण आएगा। तब तक के लिए वेरी